जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की सभी शिफ्टें कंप्लीट हो चुकी हैं आज की। तो साथियों, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और इन क्वेश्चन से संबंधित जितने क्वेश्चन साथियों बन रहे हैं उनको भी देखेंगे। जैसे कि अगर बात करें साथियों, ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है पूछा जाए, लेकिन संतोष ट्रॉफी कि अगर बात करिए क्वेश्चन हो सकता हो अब अगली शिफ्ट में आपसे पूछा जाए, लेकिन साथियों जो इससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे उनको साथियों वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी अभी साथियों शिफ्ट नहीं हुई है तो इन सभी क्वेश्चंस को देख कर जाइएगा, या डायरेक्ट आपके साथियों एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगर बात करते हैं कि साथियों संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो संतोष ट्रॉफी की अगर बात करें ये फुटबॉल के खेल से संबंधित है। किस खेल से साथियों? फुटबॉल के खेल से संबंधित है। उसके बाद देखिए साथियों, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के खेल से संबंधित है। अगर हम साथियों बात करते हैं कि फुटबॉल खेल से और कौन कौन से कप और कौन कौन सी ट्रॉफी संबंधित है, तो देखिए आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि आशुतोष मुखर्जी कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल के खेल से। मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल के खेल से। रोवर्स कप ये फुटबॉल के खेल से। संतोष कप साथियों फुटबॉल के खेल से। सुब्रतो मुखर्जी कप साथियों फुटबॉल के खेल से। और डोरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित, यानी कि फुटबॉल के क्षेत्र में ही ये सारे कप साथियों दिए जाते हैं। बात आप लोग ध्यान रखेंगे, तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके अलावा आप एक बार ये भी देख लीजिए कि हॉकी के खेल में कौन कौन से कप और ट्रॉफी दी जाती है। देखिए जैसे कि अगर बात करें साथियों, रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, तो हॉकी में। इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल में दिया जाता है, तो हॉकी में। बेटन कप साथियों हॉकी में दिया जाता है। आगा खां कप भी हॉकी में दिया जाता है। और रंगा स्वामी कप भी हॉकी में दिया जाता है। और बेगम रसूल कप भी साथियों ये हॉकी में दिया जाता है। तो आपने साथियों फुटबॉल के सभी कप देखे, हॉकी के साथियों सभी कप देखे। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि लॉरी ओब्रायन कप किस खेल में दिया जाता है, तो बास्केटबॉल में दिया जाता है। अब अगर बात करें साथियों यहां पर हम लोग अगर बात करें बैडमिंटन की साथियों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे अमृत दीवान कब दिया जाता है बैडमिंटन के खेल में। सुधीरमन कब दिया जाता है बैडमिंटन खेल में। साथियों एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छुड़वाने दूंगा, यानी कि लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन साथियों जीके के आप यहीं से देखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं साथियों कि इस एग्जाम में अगर आपकी अभी शिफ्ट नहीं हुई है और चाहते हैं कि बहुत अच्छा जीके के सेक्शन में साथियों आप लोग स्कोर करें, तो इस पूरी क्लास को साथियों एंड तक देखिएगा। देखिए अगर बात करें उसके अलावा रहीमतुल्लाह कप साथियों किस खेल में दिया जाता है, तो बैडमिंटन के कप में। थॉमस कप साथियों बैडमिंटन के कप खेल में। और कोनिका कप भी साथियों बैडमिंटन के खेल में। उसके अलावा नारंग कप है, चड्डा कप है, ये सभी कप साथियों एक तरीके से बैडमिंटन के खेल में दिए जाते हैं। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि MICR की फुल फॉर्म क्या होती है, बताइए। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन साथियों इसकी क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि IFSC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और IMPS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सर्विस होती है। दोनों फुल फॉर्म आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही साथियों क्या की थी, बैंकिंग लोकपाल की शुरुआत की थी। अब साथियों देखिए अब क्वेश्चन RBI से संबंधित आपसे क्या क्या बन सकते हैं। देखिए कि RBI ने बैंकिंग लोकपाल की जो शुरुआत की थी वो कब की थी, तो 1 जनवरी 2006 में की थी। बैंकिंग लोकपाल RBI द्वारा नियुक्त वो व्यक्ति है जो बैंकिंग सेवाओं में कतिपय कमियों के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का, ठीक है ना, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा बैंक है, तो RBI ही भारत का केंद्रीय बैंक है। RBI का मुख्यालय कहां पर है, तो मुंबई में है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो RBI को ही कहा जाता है। RBI की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को साथियों इसकी स्थापना हुई थी। साथियों इस टाइप से आपको पूरे YouTube पर कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। तो कुल मिला के साथियों अगर इस टारगेट सिलेक्शन नाम को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर इस वीडियो को साथियों लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अपने एग्जाम को साथियों क्रैक कर लीजिए बहुत आराम से। तो जब तक आपके एग्जाम चलते रहेंगे, जब तक आपका एनालिसिस होता रहेगा, तो साथियों चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए। देखिए 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1949 में किया गया। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि लोकसभा की पहली महिला महासचिव
महासचिव कौन थी? तो स्नेहलता श्रीवास्तव की अगर बात करते हैं, ये लोकसभा की पहली महिला महासचिव थी। उसके बाद देखिए लोकसभा की पहली महिला महासचिव साथियों मैं आपको बता चुका हूं, स्नेहलता श्रीवास्तव। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुषमा स्वराज थी साथियों, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अमृता प्रीतम थी। क्योंकि पहली महिला का जिक्र आया है ना, तो जो भी साथियों जहां जहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं पहली महिला से संबंधित, वो एक बार आप लोग देख लीजिए। जैसे कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। उसके अलावा राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति कौन थी? तो वायलेट अल्वा थी। ये डायरेक्ट बहुत आपके एग्जाम में साथियों पूछे जाते हैं। तो और एसएससी के तो साथियों क्वेश्चन एक तरीके से फेवरेट है। देखिए प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर थी। यूपीएससी की साथियों पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रोज मिलियन मैथ्यू इनका नाम था, रोज मिलियन मैथ्यू, और ये यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष थी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। उसके बाद देखिए अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो मैं आपको बता चुका हूं कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। उसके अलावा साथियों लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, बिल्कुल सही। साथियों अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, क्या अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो एक साथियों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो टेलीग्राम ग्रुप है अपना, उसको ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर साथियों मैं आपके लिए पीडीएफ साथियों वहां पर डाल दिया करूंगा। चलिए अब अगर बात करें साथियों नानाजी देशमुख जो कि मरणोपरांत भूपेन हजारिका, मरणोपरांत और प्रणब मुखर्जी, इनको 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार साथियों कौन सा है? तो भारत रत्न है। पहली बार भारत रत्न कब प्रदान किए गए? तो 1954 में साथियों पहली बार भारत रत्न प्रदान किए गए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये तो साथियों सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी था, तो बिल्कुल सही था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अब देखिए कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सिनेमा के क्षेत्र से। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1969 से इसकी शुरुआत हुई। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के ये कौन थे? तो भारत के प्रथम फिल्म निर्माता थे। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के थे। उसके बाद देखिए साथियों कि ये पुरस्कार यानी कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत फिल्म समारोह निदेशालय के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों इस पुरस्कार में स्वर्ण कमल पदक और 10 लाख का नकद पुरस्कार भी शामिल है। और ये पुरस्कार सबसे पहले देविका रानी रोरिक को दिया गया था। किसको दिया गया था? देविका रानी रोरिक को दिया गया था। ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं, देखिए बहुत शानदार तरीके से यहां पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए। अब एक युग्म साथियों सुमेलित नहीं है, वही आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए अगर बात करते हैं मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता था? हॉकी का जादूगर, तो बिल्कुल सही बात है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता था? तो फ्लाइंग सिख कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। इयान थोरपे को साथियों तारपीडो कहा जाता है, बिल्कुल सही है। हरभजन सिंह को द वॉल नहीं कहा जाता है, ठीक है ना, द वॉल नहीं कहा जाता है, इनको द टर्मिनेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द टर्मिनेटर कहा जाता है साथियों हरभजन सिंह को। तो कुल मिला के कौन सा सुमेलित नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला सुमेलित नहीं होगा, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। हरभजन सिंह द वॉल सही सुमेलित नहीं है, यानी कि हरभजन सिंह का उपनाम जो है साथियों द टर्मिनेटर है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों द वॉल, श्रीमान भरोसेमंद एवं जैसी मिस्टर डिपेंडेबल, ये राहुल द्रविड़ का उपनाम है। तो इतने सारे किसके उपनाम है साथियों? राहुल द्रविड़ के उपनाम है, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं साथियों। जब ये आपसे पूछा तो कुल मिला के इसमें से भी कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए भारत के प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी कौन है साथियों? तो मिल्खा सिंह है, ठीक है ना।
उसके अलावा देखिए साथियों कि इयान थोरपे की अगर बात करें तो ये कौन है, ये ऑस्ट्रेलिया के तैराक थे। अभी ऑप्शन में इनका जिक्र था ना, तो ये ऑस्ट्रेलिया के तैराक हैं। भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले का उपनाम क्या है, तो जंबो है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि जंबो किसका उपनाम है, तो अनिल कुंबले का साथियों उपनाम है, ये भारत के क्रिकेटर हैं। उसके बाद देखिए पायली एक्सप्रेस के नाम से साथियों किसे जाना जाता है, बताइए। तो पायली एक्सप्रेस की अगर बात करते हैं तो साथियों पायली एक्सप्रेस तो पीटी उषा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है साथियों, पीटी उषा को कहा जाता है। पायली एक्सप्रेस के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। पीटी उषा कौन है, ये भारत की एक एथलीट हैं। हिमा दास की अगर बात करें, ये भी बहुत आपसे पूछा जाता है कि डींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, तो डींग एक्सप्रेस ये हिमा दास को कहा जाता है, और ये साथियों असम राज्य की है हिमा दास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि सही जवाब आपका साथियों क्या हो सकता है। चलिए अब यहां पर अगर बात करें कि आपका राइट आंसर होगा, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कहां पर शोम्पेन जनजाति पाई जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है साथियों शोम्पेन जनजाति कहां पर पाई जाती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कि निकोबार द्वीप में कौन सी जनजाति पाई जाती है, शोम्पेन जनजाति पाई जाती है। चलिए अब अगर साथियों बात करें शोम्पेन जनजाति कहां पर पाई जाती है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। लेकिन अगर आपसे साथियों पूछ लिया जाए कि सेंटिनली जनजाति कहां पाई जाती है, तो अंडमान निकोबार बताना है। अगर ओंगे जनजाति पूछा जाए तो अंडमान निकोबार बताना है, ठीक है ना। या जारवा जनजाति आपसे पूछा जाए तो अंडमान निकोबार साथियों आपको बताना है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगर बात करें साथियों उसके बाद कि नीलगिरी व उटकमंड पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम है, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, तो टोडा जनजाति आपको साथियों बताना है। उसके अलावा देखिए कि टोडा जनजाति में बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। पूछा जाएगा कि टोडा जनजाति में कौन सी प्रथा प्रचलित है, तो बहुविवाह प्रथा प्रचलित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में भोट या भेटिया जनजाति निवास करती है। पूछा जाता है, आपसे पूछा भी गया है कई बार कि भोटिया जनजाति कहां पर पाई जाती है, तो हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में साथियों भोटिया जनजाति पाई जाती है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अगर बात करते हैं यहाँ पर कि लक्षद्वीप में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, तो अमीनिदिवी जनजाति लक्षद्वीप में पाई जाती है। कोया जनजाति लक्षद्वीप में पाई जाती है। मालमिस जनजाति या मेलाचेरी जनजाति, ये सब जनजाति साथियों लक्षद्वीप में पाई जाती है। बात आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगला नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना साथियों हुई थी 1748 में, 1764 में, 1784 में या 1861 में। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए 1784 में साथियों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। उसके बाद अगर यहां पर बात करते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो अभी मैंने आपको बताया 1784 में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, सर विलियम जोन्स इनका नाम है, और ये एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे। उसके बाद देखिए साथियों एशियाटिक सोसाइटी का उद्देश्य क्या है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करना ही एशियाटिक सोसाइटी का उद्देश्य है। उसके बाद देखिए साथियों 1784 में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग जो थे ना, ये 1784 में बंगाल के गवर्नर जनरल थे। और सर विलियम जोन्स ये एक अंग्रेज विधि शास्त्री थे। कौन थे साथियों, एक विधि शास्त्री थे। चलिए उसके बाद देखिए चार्ल्स विलिंग्स ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। डायरेक्ट बहुत आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गीता का अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था, तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। यह बात आपको मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए लिखा हुआ है कि शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था, तो शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था साथियों, गुजरात था। ये बात आपको मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगर बात करते हैं यहां पर साथियों कि शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था, तो गुजरात, मैंने आपको बताया। उसके बाद देखिए गुजरात में शराबबंदी कब लागू की गई थी, तो 1965 में लागू की गई थी। या आपसे हो सकता हो अब पूछ लिया जाए कि केरल में पूर्ण शराबबंदी कब घोषित की गई, तो 2014 में घोषित की गई थी। बिहार में शराबबंदी कब लागू की गई, तो 1 अप्रैल 2016 में साथियों बिहार में शराबबंदी लागू की गई। उसके बाद देखिए राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद की अगर बात करें, तो अनुच्छेद 47 के तहत
शराब राज्यों में शराबबंदी लागू की जा सकती है, यानी कि अनुच्छेद 47 के तहत साथियों राज्यों में शराबबंदी को लागू किया जा सकता है। अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का यहाँ पर जिक्र था, तो देखिए साथियों ये कौन से देश से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अगर बात करें संविधान के कौन से भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है, तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है वो भाग 4 में है। और कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 36 लेकर 51 में ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि लोसूंग त्योहार साथियों ये कहां पर मनाया जाता है, बताइए। हिमाचल प्रदेश में या सिक्किम में या अरुणाचल प्रदेश में या साथियों त्रिपुरा में। तो यहां पर अगर बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो सिक्किम आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि लोसूंग त्योहार कहां पर मनाया जाता है, तो सिक्किम में मनाया जाता है। उसके बाद अगर बात करें साथियों, देखिए फिर से देख लीजिए एक बार, सिक्किम में ही लोसूंग त्योहार मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि भूटिया एवं लेपचा जनजाति के द्वारा ये त्योहार फसलों की कटाई के जश्न के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल सही। जो आपका लोसूंग त्योहार होता है ना, ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो भूटिया एवं लेपचा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और फसलों की कटाई के जश्न के रूप में साथियों लोसूंग त्योहार मनाया जाता है, कहां पर, सिक्किम में। उसके बाद देखिए इस त्योहार में एक विशेष प्रकार की चीफूत नाम की शराब देवताओं को अर्पित की जाती है। लोसूंग को सिक्किम में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, ये भी साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए साथियों कि लोसार महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में लोसार महोत्सव मनाया जाता है। पूछा जाए लोसार महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा, मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है लोसार महोत्सव, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए उसके बाद देखिए साथियों खर्ची पूजा त्योहार ये पृथ्वी के सम्मान में मनाई जाती है, कहां पर, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि खर्ची पूजा त्योहार कहां पर, किस राज्य में मनाई जाती है, तो त्रिपुरा में साथियों मनाई जाती है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है, बताइए। संगाई महोत्सव असम मनाता है, तमिलनाडु मनाता है, गुजरात मनाता है या साथियों मणिपुर मनाता है, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, तो मणिपुर आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि संगाई महोत्सव साथियों जो मनाता है वो मणिपुर मनाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि भारत के मणिपुर राज्य में संगाई महोत्सव मनाया जाता है। यह त्योहार मणिपुर में प्रतिवर्ष 21 से 30 नवंबर के बीच आयोजित किया जाता है। मेईतेई जनजाति द्वारा चेरिया ओवा त्योहार और मणिपुर में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मेईतेई जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो चेरिया ओवा त्योहार मनाया जाता है। बिहू त्योहार और अंबुबाची मेला ये कहां पर लगता है, ये साथियों असम में आयोजित किया जाता है। तमिलनाडु में जनवरी महीने में पोंगल उत्सव मनाया जाता है साथियों, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए गुजरात में शामलाजी मेले का आयोजन किया जाता है। शामलाजी मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है साथियों, तो गुजरात में किया जाता है, ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब यहां पर साथियों देखिए और मुझे बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। अगर बात करते हैं कि भारत का यह 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को साथियों कौन सा दिवस मनाया जाता है, बताइए। ये तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों क्या कि 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, डी का 4 होगा, यानी कि आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। फिर से देख लीजिए 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए तटरक्षक दिवस जो है ना ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण दिवस ये साथियों 30 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस साथियों 26 जनवरी को मनाया जाता है। इतनी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है, बताइए। तो अगर बात करें साथियों गरीबों की कथकली किसे कहा जाता है, ओटन्य तुल्य को कहा जाता है। किसे साथियों, ओटन्य तुल्य को क्या कहा जाता है, गरीबों की कथकली कहा जाता है। बात आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि ओटन्य तुल्य नृत्य को ही गरीबों की कथकली कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों गरीबों की कथकली ओटन्य तुल्य नृत्य को कहा जाता है। चाक्यार कुथु एकल नृत्य है।
जिसमें कलाकार स्वयं को सांप की भांति प्रस्तुत करता है। उसके अलावा मोहिनी अट्टम ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, आपको मालूम होना चाहिए। केरल में अच्छी फसल की खुशी मनाने के लिए कई कोट्टिकली नृत्य पुरुषों एवं स्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। उसके अलावा राजस्थान में कालबेलिया नृत्य किया जाता है, गणगौर नृत्य किया जाता है, घूमर नृत्य किया जाता है। यानी कि तीनों के तीनों नृत्य कहाँ के हैं? राजस्थान के लोक नृत्य हैं। ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लासेस। एक और क्वेश्चन देख लेंगे कि भारत भारती के लेखक साथियों कौन है? तो भारत भारती के लेखक कौन है साथियों? मैथिली शरण गुप्त ही भारत भारती के लेखक है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर के इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके क्या बन सकते हैं कि भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। यह रचना देश प्रेम से ओत प्रोत कविताओं से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए साथियों कि कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। पिल्लेसुर बकरिहा किसकी रचना है साथियों? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। निरुपमा किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। उसके अलावा महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए रश्मिरथी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। चिदंबरा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत साथियों, ये चिदंबरा नामक पुस्तक के लेखक हैं। उसके अलावा अगर बात करें दुर्लभ बंधु 3 प्रश्न भारतेंदु संचयन नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र साथियों, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि एनालिसिस आपका साथियों चलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम चलेगा। डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिएगा, उसमें सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी और ये पीडीएफ भी साथियों मैं वहां पर शेयर कर दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।